Assalamualaikum students. Today lecture about the bases and dimensions of the vector space. इससे इससे पहले हम लोग वेक्टर स्पेस, सब स्पेसेस और लीनियर कॉम्बिनेशन और स्पैनिंग और लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमारे पास ये है कि किसी भी वेक्टर स्पेस की बेसेस और डिमेंशंस क्या होती हैं। ठीक हो गया। तो वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड के एंड दिस इज़ द सेट और E1 E2 En ये कोई इसके अंदर वेक्टर्स हैं और ऐसे वेक्टर्स हैं कि इनके ऊपर दो शर्त अगर पूरी हो जाएं, दो शर्तें, और वो क्या है कि ये वाले वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हों और दूसरा ये वाले वेक्टर V को स्पैन कर दें, मतलब V का हर एलिमेंट जो है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके, और दूसरा इसके अंदर कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। हमने पीछे ये पढ़ा था कि लीनियर कॉम्बिनेशन किसी भी वेक्टर्स का, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वेशन जो होती है इक्वल टू ज़ीरो रखी हुई होती है, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं अगर उनके अल्फाज की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। दूसरे अल्फाज में कि अल्फाज पर मुश्तमिल जो लीनियर सिस्टम होता है उसका ज़ीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट हो जाए। ठीक हो गया, यानी अल्फाज सारे ज़ीरो हो जाएं तो फिर हम कहते हैं कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं, ये सारे जो हैं वेक्टर। ओके, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये वाला सेट जो है सारा ये V के लिए बेसिस बन जाएगा। ओके हो गया। इसके लिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। फॉर एग्जांपल R2 आपके पास वेक्टर स्पेस है, आप लोगों ने ये साबित की हुई है, और B आपके पास ये एक उसका सबसेट लिया हुआ है जिसके अंदर दो एलिमेंट लिखे हैं 1 0 0 1। एक का नाम हमने E1 रख दिया अकॉर्डिंग टू दैट और एक का नाम A2 रख दिया। ठीक है, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन, इन्हीं वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फ़ा 1 E1 अल्फ़ा 2 E2 इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। तो इधर से जब आप अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की वैल्यू निकालेंगे E1 और E2 की वैल्यू को यहाँ पे रख कर, तो आपके पास बेटा जो इक्वेशंस इधर से हासिल होंगी ये ज़ीरो स्केलर नहीं है, ये ज़ीरो वेक्टर है, यानी आप लिख सकते हैं 0, 0। तो इधर से जो इक्वेशन हासिल होगी वो भी ज़ीरो की इक्वल आ जाएगी, इधर से जो इक्वेशन होगी वो भी ज़ीरो की इक्वल आ जाएगी। तो उन दोनों इक्वेशंस में से अल्फ़ा 1 भी ज़ीरो निकलेगा, अल्फ़ा 2 भी ज़ीरो निकलेगा। इसका मतलब हुआ कि ये इन्हीं वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन की इक्वेशन जो थी उसमें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ज़ीरो होगा, लिहाजा ये जो वेक्टर हैं ये दोनों, या ये जो सेट है B इन दोनों वेक्टर्स पर मुश्तमिल, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो गया। अब हमने देखना है कि क्या R2 जो है वो B से स्पैन होती है, यानी इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। हमने R2 का एक एलिमेंट ले लिया A, B, तो A, B को हम लिख सकते हैं A, 0 प्लस 0, B, ये ठीक है ना, A, 0 प्लस 0, B। तो उनमें से जो पहला ऑर्डर पेड लिखा उसमें से A को कॉमन निकाल लो, दूसरा ऑर्डर पेड जो लिखा है आपने उसमें से B को कॉमन निकालेंगे, तो ये देखें ये क्या आया, ये है E1 और ये क्या है E2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक वेक्टर जो R2 का कोई भी वेक्टर है वो इन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया। तो यानी आपका हर वेक्टर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि R2 जो है वो इन दोनों वेक्टर से स्पैन हो रही है, यानी जनरेट हो रही है। हैंस B जो है ये वाला सेट जो है वो R2 के लिए बेसिस बन गया। तो इट इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड या यूजुअल बेसिस फॉर R2। ओके हो गया। ये यूजुअल ये स्टैंडर्ड बेसिस हैं। आप थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करें, ये 1 0 R2 के अंदर x एक्सेस के ऊपर पॉइंट होता है और 0 1 जो है R2 के अंदर y एक्सेस के ऊपर ये पॉइंट होता है। ठीक हो गया। तो दीज आर स्टैंडर्ड बेसिस। आए एक और देखते हैं। E के अंदर हमने ये दो एलिमेंट लिए और ये दोनों R2 के अंदर से हैं, तो एक का नाम E1 रख दिया, एक का नाम E2 रख दिया। तो इनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वेशन है। इसके अंदर ये देखें, ये अल्फ़ा E1 की वैल्यू, ये E2 की वैल्यू, अल्फ़ा 1 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 अल्फ़ा 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अंदर मल्टीप्लाई, तो आपके पास दो इक्वेशंस हासिल हो जाएंगी, एक ये और एक ये। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को जिस वक्त आप सॉल्व करेंगे तो बेटा आपके पास फिर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 जो है वो ज़ीरो हासिल हो जाएंगे। ये आपको सॉल्व करना आता है, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। एक में से अल्फ़ा 1 की वैल्यू निकालो, दूसरी में रख दो, तो आपके पास दोनों की वैल्यूज़ ज़ीरो आ रही हैं,
सो वो ई सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो गया। अब R2 का हर एलिमेंट जो है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। हमने ये एक इक्वेशन बना ली, लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू एनी एलिमेंट आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ R2, ये लिख दिया गया। तो यहाँ पर भी आपको इक्वेशन हासिल होगी जो कि ए के इक्वल है, और दूसरी इक्वेशन हासिल होगी वो बी के इक्वल है। नो इट इज़ नॉन होमोजीनियस सिस्टम, क्योंकि राइट साइड ज़ीरो नहीं है। तो इस सूरत में जब आप इनको हल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा 2 की वैल्यू ए और बी पे डिपेंड कर रही है, और अल्फ़ा 2 की इस वैल्यू को उठाकर एक में रखा गया, तो इसमें भी अल्फ़ा 1 की वैल्यू जो है वो बी और ए पे डिपेंड कर रही है। तो जो भी ए और बी का वेक्टर होगा उस हिसाब से अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की वैल्यू आ जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि स्पैन हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की वैल्यू मिल गई, तो आपका हर वेक्टर जो है, हर एलिमेंट R2 का जो है वो E1 और E2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा चुका है। हैंस आप कह सकते हैं कि E ने R2 को स्पैन कर दिया। हैंस ये वाले दो जो वेक्टर्स हैं, ये वाले दो वेक्टर्स, ये कहाँ गए जी, वो जो E1 और E2 जो हैं, जो हमने अभी ये पीछे ये जो लिए गए हैं, ये वाले, ये दो वेक्टर, ठीक है। तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में R2 लिखा गया। हम कह सकते हैं कि R2 स्पैन हो गई। हैंस these two vectors as the basis for R2। ओके, एक यहाँ पर ये आपको लीनियरली इंडिपेंडेंस को देखने के लिए कि दिए हुए वेक्टर जो हैं, जो आपको सेट दिया गया उसके अंदर जो वेक्टर्स दिए गए हैं, क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। आप क्या करो बेटा, उन वेक्टर्स का आप डिटर्मिनेंट लिख लो। अब उसके डिटर्मिनेंट को लिखने का अंदाज़ कैसे है, वो ये है कि ये जो आपके पास एलिमेंट, इसको आपने ये ऐसे लिखा हुआ ना, आपने इसको कॉलम की शक्ल में लिखना है। अगला इसको भी कॉलम की शक्ल में लिखना है, यानी 1 ये कॉलम के नीचे, 2 ये दूसरा कॉलम, 3 ये उसके ऊपर वाले एलिमेंट के नीचे -1, ये देख लो। तो इसका आप डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है जब मैं आपको लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस आपको पढ़ा रहा था, उसमें ये बात को डिस्कस किया गया था कि अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो उस वक्त इस सिस्टम का जो अल्फाज पर मुश्तमिल है उसका ज़ीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ज़ीरो सॉल्यूशन का ये मतलब होता है कि अल्फ़ा 1 भी 0 अल्फ़ा 2 भी 0। तो जब किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 0 हो जाए, फिर वो जो कॉम्बिनेशन जिन वेक्टर्स का होता है वो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो बेसिस, किसी भी वेक्टर स्पेस की बेसिस के लिए उन वेक्टर्स का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। ऐसे ही एग्जांपल नंबर ये एक और आगे हमारे पास है, ये लिखा हुआ है P3। इसका मतलब होता है ये वो स्पेस है जिसमें तमाम वो पॉलिनोमियल्स हैं जिनकी डिग्री जो है वो 3 है। तो हमने एक सेट ले लिया 1x x² x³। तो आप ये पीछे जब लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस को कर रहे थे, ये जो वेक्टर हैं आपस में एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखे जा सकते, इसलिए ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है आपस में। इस वजह से हम कह सकते हैं कि B इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमने क्या किया कि P3 में से एक एलिमेंट ले लिया, जो कि आपको पता है कि ये ऑर्डर 3 का, ये डिग्री 3 की पॉलिनोमियल है। हमने क्या किया कि ये जो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर, इनके साथ हमने ये कोफिशिएंट लिख दिए, A01 A1x A2 x², A3 x³। तो ये देखें ये क्या हो रहा है, ये तो आपके पास पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 3 आ रही है। तो A1 A2 जो है ये आपके चेंज होते जाएंगे, पॉलिनोमियल बनती जाएगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो P3 है ये स्पैन हो गई इन वेक्टर्स के साथ, लिहाजा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गए और इन्होंने स्पैन भी कर दिया, यानी इन्होंने P3 को बना भी दिया, लिहाजा ये इसके लिए बेसिस बन सकती हैं। ये P3 की बेसिस है। ओके, R³ आ गया जी। इसके अंदर से भी हमने एक सबसेट ले लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ये बिल्कुल अंडरस्टूड है कि ये B लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है और R³ का हर एलिमेंट जो है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो B जो है वो R³ के लिए स्टैंडर्ड बेसिस है, जैसे R2 के लिए 1 0 0 1 थे, इसके लिए ये हैं। आप देख सकते हैं कि जितनी अगर R³ है तो उसके हर एलिमेंट जो है उसके अंदर 3 एलिमेंट होते हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं।
ये देखें ये 3 कोऑर्डिनेट, ये 3 कोऑर्डिनेट। R2 था तो उसके अंदर 2 कोऑर्डिनेट थे। आए अब हम एक और देखते हैं, रिमार्क है हमारे पास एक कि E1 E2 E3 En जो है ये 1 0 0 एंड सो ऑन 0 0 1 0 0 एंड सो ऑन 0 एंड En है तो 0 0 1 n टाइम 0 है, ये 1 है सॉरी। तो ये इन सेट पर, इन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल एक सेट ले लो, ये स्टैंडर्ड बेसिस है Rn का। अगर बेटा Rn का मतलब ये है कि अगर n 2 हो जाएगा तो ये आपकी ये रह जाएंगी 2 रह जाएंगी, तो उसमें आपका ये रहेगा 1 0 0 1 रह जाएगा। अगर आप n 3 लेते तो E 3 भी आ जाएगा, फिर आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो यहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगा। जितना n होता जाएगा उसी अंदाज से उसके अंदर कोऑर्डिनेट्स आते जाएंगे। ओके, एग्जांपल नंबर 5 है कि कंसीडर आर क्यूब विद दीज वेक्टर्स। अब वो हमने देखना कि क्या ये वेक्टर्स इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। हमने इनका क्या कर लिया, एक डिटर्मिनेंट लिख दिया। और लिखना कैसे है, हर एलिमेंट के ये जो कोऑर्डिनेट्स है इनको आपने कॉलम की शक्ल में लिखना है। ठीक है, लिख दिया आपने। तो आपने देखा कि इसका आंसर क्या आ गया है, -1 0 तो नहीं ना आया। इसका मतलब इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो 0 सोल्यूशन होगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर ये इन वेक्टर्स को जिन अल्फाज की शक्ल में लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख कर 0 के को रखा हुआ होगा उन अल्फाज की वैल्यू 0 0 0 होंगी, लिहाजा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अब हम देखते हैं ये क्या आर क्यूब का हर एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो हमने क्या किया बेटा, ये अल्फ़ा 1 ये वो पहला वेक्टर, अल्फ़ा 2 ये दूसरा वेक्टर, अल्फ़ा 3 ये तीसरा वेक्टर, तो इक्वल टू दी आर्बिट्रेरी वेक्टर ऑफ आर क्यूब ABC आ गया। ठीक हो गया। तो ये आपके पास एक सिस्टम आ गया है, अल्फ़ा 1 2 अल्फ़ा 2 3 अल्फ़ा 3। ये देखिए ये पहली इक्वेशन आ गई, ये दूसरी आ गई और ये तीसरी आ गई। तो अब आप देख सकते हैं कि इनका आप जिस वक्त डिटर्मिनेंट लिखेंगे वो यही आएगा ना, 1 2 1 2 9 0। आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। तो द सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन। वो क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम में डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो उस वक्त इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो इसका यह मतलब है कि इसमें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 की वैल्यू एग्जिस्ट हो सकती हैं, हो जाएंगी। तो हमने क्या किया, हमारे पास गॉस एलिमिनेशन भी है, गॉस जॉर्डन भी है, तो और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो हमने इन्वर्स मेथड भी है, हमने क्रैमर रूल का यूज़ करके अल्फ़ा 1 ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 की वैल्यू क्रैमर रूल के मुताबिक है। तो हमने इसके अंदर वैल्यू रखी। ये A1 क्या होता है, इसमें फर्स्ट कॉलम ABC होता है, अल्फ़ा 2 के अंदर सेकंड कॉलम ABC हो जाता है। ABC क्या है, ये राइट साइड के कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अल्फ़ा 3 के अंदर जो है वो आखिरी कॉलम जो है वो ABC का हो जाता है, यानी कि कॉन्स्टेंट्स का हो जाता है। तो बेटा जब आप इसका डिटर्मिनेंट एवेलुएट करेंगे तो हर एक अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 की वैल्यू डिपेंड्स अपॉन ABC डिपेंड्स अपॉन ABC डिपेंड अपॉन ABC। तो अगर ABC आपके पास कोई भी वेक्टर होगा तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 की वैल्यू यूनिक आती जाएगी। हैंस हम कह सकते हैं कि वो वाले वेक्टर इंडिपेंडेंट भी हो गए और हर वेक्टर जो है, हर वेक्टर के कॉरिस्पॉन्डिंग हमें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 की वैल्यू मिल जाएंगी। लिहाजा ये बेसिस फॉर आर क्यूब हो गया। ये बेटा कुछ ये आपके पास ये बेसिस हैं ये वाली। तो इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करता हूँ कि इसका लेक्चर देता हूँ। अभी इसका लेक्चर फ़िलहाल इतना ही, इंशाल्लाह अगला लेक्चर में इसको हम डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।